नमस्कार, स्वदेश खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। अगले आधे घंटे कई अहम खबरों पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन रोज की तरह हम शुरुआत में एक विशेष पहलू, एक विशेष खबर पर चर्चा करेंगे। कानून वही जो वक्त पर इंसाफ दिलाए और जन जन की पहुंच में आसानी से आए। 1 जुलाई से देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं जो पुरानी आईपीसी, सीआरपीसी की जगह ले चुके हैं और इसी पर करेंगे खास चर्चा। देश विरोधी हरकतों के लिए नई धारा लेकर आए। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे सिर्फ कानून ही नहीं बदले, नए कानूनों के प्रावधानों में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। जैसे अब एफआईआर जांच और सुनवाई के लिए जरूरी समय सीमा तय की गई है। सुनवाई के लिए 45 दिनों के भीतर कोर्ट को फैसला देना होगा। साथ ही जजमेंट दिए जाने के बाद 7 दिनों के भीतर उसकी कॉपी देनी होगी। अब एफआईआर क्राइम और क्राइम ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के जरिए दर्ज की जाएगी। बिना पुलिस स्टेशन गए भी ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराई जा सकेगी। 0 एफआईआर किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज हो सकेगी। वहीं हत्या, लूट या रेप जैसी गंभीर धाराओं में भी ई एफआईआर का प्रावधान है। एफआईआर के लिए अपराध का उस थाने के अधिकार क्षेत्र में आना भी जरूरी नहीं होगा। साथ ही 15 दिन की पुलिस रिमांड की जगह अब 60 या 90 दिन तक की रिमांड होगी। कानून के कुछ इस प्रावधान और तमाम बातों को लेकर कुछ लीगल एक्सपर्ट, विपक्ष अपने तरह से सवाल उठा रहे हैं। इसीलिए आज ये चर्चा बड़ी आवश्यक हो गई है और हम इस पर एक्सपर्ट से खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ जाने माने संविधान विशेषज्ञ, कानून के विशेषज्ञ विराग गुप्ता साहब जुड़ेंगे, लेकिन उन तक जाने से पहले मैं गृह मंत्री अमित शाह की बात आपको सुनाता हूं, जो उन्होंने इन तमाम बदलावों के परिप्रेक्ष्य में कही। जरा सुनिए। देश विरोधी हरकतों के लिए नई धारा लेकर आए हैं। पहले सरकार के खिलाफ स्टेटमेंट देना गुनाह था, अब भारत की एकता और अखंडता को क्षतिग्रस्त करने के लिए ये कानून अमल में आएगा। तो आजादी के इतने सालों के बाद ये कानून में बदलाव हुआ है, जो एक बहुत बड़ा परिचायक है हमारे संविधान के स्पिरिट का। ये विश्व की सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली बनेगी, इसका मुझे विश्वास है। 0 एफआईआर, ई एफआईआर, चार्जशीट और जवाब ये सभी डिजिटल होगा। किसी को बड़े बड़े जेरोक्स निकालकर करने की जरूरत नहीं है। कई जगह पे हमने समय को कम कर बाध्य कर हमने जल्दी से न्याय मिल पाए, इस दिशा में काम किया है। तो तमाम बातें हमने बहुत आसान भाषा में आपके सामने रखी। आखिर ये बदलाव किस तरह की बातें करते हैं, इस बदलाव में क्या क्या बदलने वाला है और किस तरह की नए रिफॉर्म्स आने वाले वक्त में सामने आएंगे। हमारे साथ संविधान के विशेषज्ञ, कानून के जानकार और एक दिग्गज एक्सपर्ट जो तमाम बातों को बहुत ही बारीकी से आम लोगों तक पहुंचाते हैं, विराग गुप्ता साहब जुड़े हैं। विराग जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे इस चर्चा की शुरुआत करते हुए और इस चर्चा में आपको शामिल करते हुए। एक आम सा सवाल है मेरा कि मैंने जब तमाम पहलुओं को देखा, इन बदलावों से गुजरा, तो 2 चीज़ें जो बहुत सबसे पहले मेरी निगाह गई वो है कि जिसके बारे में बार बार कहा जाता है, तारीख पर तारीख, यानी एक नियत समय पर न्याय की व्यवस्था। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें जहां पर बहुत से ऐसी अड़चनें या ऐसे प्रावधान होते थे जिसकी वजह से कई बार किसी केस को दर्ज करने में, किसी केस की प्रोसीडिंग में बड़ा वक्त लग जाता था। आप इन तमाम, मतलब मैं इन खास रूप से इन कानूनों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं, इन बदलावों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि ये सीधा हर रोज से जुड़े हुए हैं। आपको इस पूरे बदलाव में क्या बेहतरी नजर आ रही है? आपको क्या क्या रिकमेंडेशन देनी है? आपको ऐसा लगता है कि यहां और ज्यादा बेहतर हो सकता था या थोड़ा सा आपको लग रहा है कि थोड़ा मेस भी है इसमें?
देखिए, जब ये कानून बनाए गए तो मेरी एक नई किताब भी इस बारे में आई, जिसमें पूरे सारे कानूनों की समरी और सारी बातें हैं। इन कानूनों का मकसद क्या है, और बहुत बड़े बड़े दिनों से इनकी प्रतीक्षा थी, और इनके तीन मकसद थे कानून बनाने के, और तीनों बहुत ही अच्छे मकसद हैं। पहला, कि अंग्रेजों के समय के साम्राज्यवादी कानूनों में बदलाव जरूरी है। दूसरा, 21वीं शताब्दी के डिजिटल युग में जिस जमाने में अंग्रेजों ने कानून बनाए थे, मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो ये नए कानून अब पुराने कानून अप्रासंगिक हो गए हैं। और तीसरा, लोगों को जल्द न्याय की अपेक्षा है। इस लिहाज से कानूनों में बदलाव जरूरी था। लेकिन जो इसमें विवाद हो रहे हैं, तीन तरह के विवाद हैं। पहला विवाद ये है कि जो कानूनों की धाराओं में बदलाव है, उसकी आवश्यकता नहीं थी। सीरियल नंबर बदलने की जरूरत नहीं थी। पुराने सीरियल नंबर अगर बरकरार रखे जाते तो कंफ्यूजन कम हो जाता। ये पहली बड़ी एक एक इनकी आलोचना है। दूसरी बड़ी आलोचना ये है कि इन कानूनों को राज्यों के सहयोग से ही लागू किया जा सकेगा, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में ये सारे मामले आते हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि राज्यों के साथ पर्याप्त विचार विमर्श नहीं किया गया है, और अभी भी कई राज्यों ने इसमें अपना विरोध दर्ज कराया है। तो राज्यों के सहयोग के बगैर इन कानूनों को कैसे लागू किया जाएगा, ये दूसरा बड़ी बात है। तीसरी बड़ी बात है कि भारत में इस समय लगभग 5.13 करोड़ मुकदमे पेंडिंग हैं, जिसमें से लगभग 3.59 करोड़ मुकदमे क्रिमिनल मैटर्स के हैं। इसका मतलब कि देश में क्रिमिनल मैटर्स ज्यादा हैं, और उनमें वो गरीब लोग ज्यादा हैं जिनको हम चुनावों के समय में रेवड़ियां देते हैं, जिनको हर तरह की सुविधाएं देते हैं। उनके पास अच्छे वकील नहीं है। उनको किस तरीके से जल्द न्याय मिले, इस बारे में कानूनी व्यवस्था बनाई गई है, लेकिन स्पष्ट रोड मैप नहीं बनाया गया है। और इसका एक उदाहरण मैं बताऊं कि जब ये कानून बने उसके बाद ये एक समाचार आया कि इन कानूनों को लागू करके और पिछली होली में ही 82,000 कैदियों की रिहाई हो जाएगी। लेकिन उस समय भी मैंने बोला था कि नए कानून बनाने से पुराने मुकदमों में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पुराने मुकदमों में जो कैदी बंद हैं, उनकी रिहाई पुराने कानूनों के अनुसार ही संभव हो पाएगी। तो अब जब नए कानून लागू हो गए हैं, तो किस तरीके से दुविधा खत्म हो, किस तरीके से कंफ्यूजन खत्म हो, किस तरीके से राज्यों को एक इस पूरे न्याय सुधार की यात्रा में शामिल किया जाए, ये सरकार के सामने एक बड़ी चुनौतियां हैं। बिल्कुल। विराग जी, जाहिर सी बात है कि ये अक्सर किसी भी कानून को वक्त की कसौटी पर खरा उतरना होता है। हम इतने बड़े रिफॉर्म को जो देख रहे हैं, आप लोगों के बीच किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं? मतलब कहाँ आप क्रिटिकल हैं, कहाँ आपको लगता है कि नहीं, जो हुआ है और जो चीज़ें हैं वो शायद एक बड़े बदलाव की शुरुआत भर है? नहीं, देखिए, नए आपराधिक कानूनों के से जुड़े कई स्पेशलाइज्ड कानून भी हैं, जिनमें से पॉक्सो है, पीएमएलए है, एससी एसटी है, गैंगस्टर है, गुंडा एक्ट है। और ये सारे कानूनों का आईपीसी और सीआरपीसी और जो एविडेंस एक्ट के साथ जो तालमेल है, तो जो नए कानूनी बदलाव हुए हैं उसके अनुसार उन कानूनों में भी कुछ जरूरी बदलाव करने पड़ेंगे। अगर नहीं किए गए तो इससे जो पुराने कानूनों में जो मुजरिम हैं उनको फायदा मिल सकता है। इसलिए एक कंप्रहेंसिव बात थी, जिस कंप्रहेंसिव बात को उस तरीके से पूरा नहीं किया गया, ये एक बात है। जो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जिस टाइम लिमिट की बात की जा रही है कि जल्द न्याय के लिए जल्द फैसले होंगे, जल्द सुनवाई होगी, लेकिन ये बातें पुराने कानून में भी थी, लेकिन अभी उनका पालन नहीं हो रहा है जिस तरीके से सिविल प्रोसीजर कोड में है। तो अब अगर कानून का पालन नहीं हो, उसमें जब तक दंड की व्यवस्था नहीं की जाएगी, ये एक दूसरी बड़ी दिक्कत की बात है। तीसरा, जो जीरो एफआईआर और गंभीर मामलों में ई एफआईआर की बात की जा रही है, उसमें सेफगार्ड क्या है, उसके बारे में सिस्टम्स क्या हैं, उसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि दुरुपयोग होना चालू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट हैं कि एफआईआर किन मामलों में जरूरी दर्ज होनी चाहिए, किन मामलों में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होनी चाहिए, किन मामलों में डिप्टी एसपी से निचले स्तर के अधिकारी जांच नहीं कर सकते हैं। महिला अपराधों के बारे में भी, महिला जो पीड़ित हैं उनके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के उन सारे जजमेंट्स को इन नए कानूनों में सही तरीके से शामिल नहीं करने से जो कानूनी विवाद हैं, जो मुकदमेबाजी हैं,
उनमें जटिलता बढ़ सकती है और ऐसा ना हो कि काउंटर प्रोडक्टिव हो जाए कि इसका मकसद था रिफॉर्म करना और मुकदमेबाजी बढ़ने से आम लोगों को, वकीलों को, जजों को और ज्यादा पुलिस को ज्यादा दिक्कत होने से इससे आम ये लोगों को बड़ी बात नुकसान हो आपने सकता कही है। और ये बड़ा है कि मतलब पुलिस की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है इन कानूनों में। शुरुआती तौर पे तो यही देखने को नज़र आ रहा है। विराग जी, आप हमारे साथ बने रहिए। ज़रा विपक्ष की जो आपत्तियां हैं, विपक्ष की जो प्रतिक्रिया है, वो भी ज़रा सुन लेते हैं। ज़्यादातर तो ये एक अपने अहंकार और अपने प्रभुत्व के आधार पर बनाई हुई चीज़ है जिसमें आप अपना नाम छोड़ना चाहते हैं। नंबर 2, इसमें बदलाव जो ठोस बदलाव है, जो सकारात्मक बदलाव है, जो संशोधन वास्तव में चाहिए था वो नहीं किया गया है। 90% वैसा का वैसा है। कुछ प्रावधानों में किया गया है निश्चित रूप से, लेकिन तीसरा मेरा जो चिंता है, जो मुझे भय है कि जब कोर्ट कचहरी, कोर्ट्स ये देखते हैं इस विषय को, तो अगर आपने कॉमा फुल स्टॉप का भी बदलाव किया है, एक किसी चीज़ को सतही रूप से नाम या शब्द बदल दिया है, तो आप इस बात का नहीं ध्यान देते हैं कि पूरा 100-200 वर्ष का जो हमारा कानून केस लॉ का है, जो न्यायपालिकाओं ने निर्णित किया है, उसको आप हटा सकते हैं ये कह के कि इसकी भाषा बदल दी गई। जिस तरीके से ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में जब आया था, उनके जो प्रोसेस था, उनके मेंबर्स ने अपना आपत्ति जताई थी, क्या उसमें कमियां हैं ये सामने लाए थे, तो उस पर कोई चेंजेस नहीं किया गया। आपने तब ये बिल पास किया है शर्मनाक रिकॉर्ड तोड़कर, जहां 145 ऑपोजिशन एमपीज को आपने सस्पेंड कर दिया गया था। ये देश का दुर्भाग्य है। हम चाहते थे इस पर चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, क्योंकि हर देशवासी को इसका असर होगा। ठीक है, तो आपने विपक्ष की भी प्रतिक्रिया सुनी। विराग जी, मैं आखिरी सवाल के साथ आपके पास आना चाहूँगा। जो मैंने शुरुआत में भी आपसे कहा, किस तरह के सुधारों की और आवश्यकता है भारतीय न्याय व्यवस्था में? जिस तरह के चैलेंजेस हैं, वो चैलेंजेस लंबे वक्त से बने आए हुए हैं। शायद ये जो सुधार हैं वो उन चैलेंजेस को थोड़ा सा और ठीक कर सकते हैं, लेकिन इनमें क्या रिकमेंडेशन होगी आपकी? देखिए, 4 बहुत बड़ी बातें एड्रेस करना जरूरी है जो कानून निर्माण से ज्यादा उनके एग्जीक्यूशन पर निर्भर है। पहला कि ये कानूनों का पालन राज्यों के स्तर पर होगा, राज्यों की पुलिस करेगी, जो संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत पुलिस राज्यों में आती है। और जो थाने हैं वो थाने हमारे नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, जिसके तहत एनसीआरबी अपना पूरा डेटा इकट्ठा करती है। और जिला अदालतें हाईकोर्ट के अंडर में काम करती हैं, लेकिन उनका इंफ्रास्ट्रक्चर राज्य देते हैं। दुर्भाग्य से राज्य न्यायिक सुधार के लिए पर्याप्त बजट नहीं दे रहे हैं। इसकी वजह से लगभग 5850 जिला अदालतों में पद खाली हैं, क्योंकि उनके लिए कोर्ट रूम नहीं है, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो नए कानून लागू करने में राज्यों का कोऑपरेशन जरूरी है, और अर्ली जस्टिस के लिए सिर्फ केंद्र के कानून नहीं बल्कि राज्यों का सहयोग जरूरी है। पहली बात है। दूसरी बात कि हमारे यहाँ पर सारे कानून हैं कि एफआईआर क्यों दर्ज होनी चाहिए, जांच कैसे होनी चाहिए, लेकिन अगर गलत एफआईआर दर्ज हो जाए, अगर गलत तरीके से किसी को मुकदमे में पीड़ित किया जाए, अगर गलत तरीके से किसी को जेल में रखा जाए, तो उन पुलिस अधिकारियों के ऊपर क्या दंड देना चाहिए, गलत जजमेंट देने वाले जज के खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए। जो टॉर्ट है, हम विश्व की $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, तो टॉर्ट की बात करनी चाहिए, जिससे कि निर्दोष व्यक्ति की भी रक्षा हो, जिसके बारे में संविधान में प्रावधान है। ये दूसरी बात है। तो तीसरी सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ पर 8 करोड़ ऑनलाइन कंप्लेंट ऑलरेडी हो गई हैं, जिनको एफआईआर की बात की जा रही है। जैसे किसी का मोबाइल चोरी हो जाए, गाड़ी चोरी हो जाए, या इस तरह की बातें हैं। अब अगर गंभीर अपराधों में ऑनलाइन अगर एफआईआर दर्ज कराने का सिलसिला चालू हो गया, अब अगर 0 एफआईआर बगैर किसी मकसद के चालू हो गया, इसका राजनीतिक विरोधाभास से अगर दुरुपयोग चालू हुआ, तो हमें कोशिश करना है कि हम पुलिस स्टेट नहीं बने। शायद विराग जी, शायद मतलब कोई भी कानून वो कटता छटता है एक वक्त के साथ। जैसे मैंने कहा, वक्त की कसौटी पे उसे परखा जाता है। हो सकता है इसमें और ज़्यादा संशोधन और तमाम चीज़ें होते होते और बेहतर हो, लेकिन हमें ये मानना होगा कि सबसे पहली जो ज़रूरत थी कि इसे और बेहतर बनाया जाए, वो शुरुआत तो हुई है, लेकिन उसकी अपनी चुनौतियां भी हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी व्याख्या ज़रूरी, जो वक्त के साथ और सामने आएगी। बहुत अच्छा लगा सर इस चर्चा में आपको जोड़ के, और काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हुई। उम्मीद यही करेंगे कि भारतीय न्याय व्यवस्था
जो है वो अपने आज के दिन से अगले दिन और ज़्यादा बेहतर हो और जो भी सुधार हैं वो बेहतरी की ओर काम आए, ना कि वो चुनौतियां ज़्यादा बन जाएं और तमाम चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा सही तरीके से आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। चलिए इस चर्चा में इतना ही। फिलहाल हम यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार कुछ अहम खबरें आपके लिए लेकर आएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। कुछ अहम खबरों की ओर बढ़ते हैं। बात बाजार की। हफ्ते के पहले कारोबार दिन बाजार में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। निफ्टी करीब 131 अंक चढ़कर 24,100 के पार बंद हुआ। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो 200 अंकों से ज्यादा की मजबूती नजर आई। बाजार में एक्शन कैसा रहा, हमारे सहयोगी अंश भीलवाड़ से जानते हैं। जी अंश, बताएं। तो बाजार में आज काफ़ी उतार चढ़ाव नजर आया। अगर इंट्राडे चार्ट देखें तो निफ्टी 24,000 का जो साइकोलॉजिकल मार्क था उसके नीचे जाते हुए दिखा था, लेकिन वहां से काफ़ी स्मार्ट रिकवरी आई, कुछ 100 पॉइंट से भी ज़्यादा की और हरे निशान में बंद होता हुआ नजर आया। अब निफ्टी ने आज रिकॉर्ड हाई का स्तर नहीं छुआ, लेकिन अगर क्लोजिंग बेसिस पे देखा जाए तो ये रिकॉर्ड हाई लेवल ही है। अब दूसरे ब्रॉड इंडिसेस की बात की जाए तो दोनों मिड कैप और स्मॉल कैप ने रिकॉर्ड हाई का स्तर छुआ। मिड कैप का तीसरा सेशन था जब हमें लगातार खरीदारी दिखी, तो स्मॉल कैप का दूसरा सेशन था जब हमें लगातार खरीदारी नजर आई। अब दोनों ही मिड कैप और स्मॉल कैप का अगर चार्ट देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों ने ही एक साथ ब्रेकआउट दिए अपने कंसोलिडेशन पैटर्न से। दोनों ही इंडेक्सेस कुछ 8 से 9 सेशन तक साइडवेज में फंसे हुए थे और अभी ब्रेकआउट के बाद काफ़ी यहाँ पे पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। सेक्टर इंडिसेस की बात की जाए तो निफ्टी आईटी आज का टॉप सेक्टर गेनर के तौर पे नजर आता है, जिसने कि 3 मंथ हाई के लेवल को भी छुआ है। अब दरअसल निफ्टी आईटी ने 2 सेशन पहले ही एक ब्रेकआउट दे दिया था, उसके बाद कंटिन्यूस यहाँ पे हमें पॉजिटिविटी नजर आई है। दूसरे इंडिसेस की बात की जाए तो यहाँ पे एफएमसीजी का चौथा सेशन था लगातार खरीदारी का, ऑटो और मेटल का तीसरा सेशन था, जबकि निफ्टी बैंक की बात की जाए तो 2 सेशन की गिरावट के बाद जाकर यहाँ पे खरीदारी नजर आई है। सेक्टर लूजर की बात की जाए तो निफ्टी पीएसयू बैंक टॉप सेक्टर लूजर के तौर पे नजर आ रहा है, लेकिन अगर इसे चार्ट पे देखा जाए तो 6 सेशन से साइडवेज रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ पे एक न्यूट्रल स्टांस बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल मार्केट देखा जाए तो काफ़ी पॉजिटिव रहा है आज के दिन। ज्ञान शाह आपका इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले विशेष सेगमेंट की ओर, 5 का पंच। यहाँ मेरी सहयोगी आशीषा आपको बताएंगी कि आखिर किन शेयरों में दिखा एक्शन भरा पंच। बिल्कुल, आज 5 का पंच में सबसे पहले आईटी सेक्टर से विप्रो की बात करते हैं। करीब 3% की तेजी इस स्टॉक में दिखी। रिपोर्ट आई थी सीएलएसए की डबल अपग्रेड किया है स्टॉक को, जो पहले अंडर परफॉर्म की राय दी थी वो अब अपग्रेड किए हैं और आउट परफॉर्म की राय दी है। टारगेट प्राइस में भी बड़ा इंक्रीज दिखा। कंपनी का पहले टारगेट प्राइस विप्रो पर 431 रुपीज़ प्रति शेयर था, वो सीएलएसए ने अब बढ़ाकर 607 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। उनका मानना है कि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ रहे हैं, जिसके चलते कंपनी को फायदा हो सकता है। नतीजों में कंपनी क्वार्टर 2 FY25 के लिए जो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ का गाइडेंस देगी वो 0 से 2% का होगा, जो भी काफ़ी पॉजिटिव है। और FY25 फुल ईयर के गाइडेंस में भी कोई कटौती एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, तो काफ़ी पॉजिटिव नज़रिया है, जिसके चलते स्टॉक में करीब 3% की तेज़ी दिखी। इसके अलावा पीवीआर आइनॉक्स की बात करते हैं, 5% की तेज़ी यहाँ पर भी दिखी। कल की मूवी रिलीज़ हुई ओवर द वीकेंड और रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा। वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस करीब 480 से 500 करोड़ रुपए के ऑलरेडी हो चुके हैं, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है, जिसके चलते पीवीआर आइनॉक्स में भी आज एक्शन दिखा। इसके अलावा वॉकहार्ड पिछले हफ्ते भी स्टॉक फोकस में था, आज 20% ऊपर था। 2 वजह है, एक तो कंपनी को ड्रग के लिए अप्रूवल मिला है, जो एक लैंडमार्क ड्रग है कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स के लिए। उसके अलावा प्राइस बैंड जो पहले 5% की थी अपर और लोअर सर्किट की, वो बढ़ाकर 20% कर दी गई है, तो 2 बड़े पॉजिटिव ट्रिगर्स, जिसके चलते स्टॉक में अच्छी 18 से 20% की तेज़ी आज दिखी। JSW इंफ्रा की भी बात कर लेते हैं। याद रखें, कुछ दिनों पहले कंपनी ने नवकार कॉर्प का एक्विजिशन अनाउंस किया था। उसके बाद अदानी पोर्ट्स ने ताजपुर प्लांट L1 बिडर के तौर पर नियुक्त होकर आया था, लेकिन अब JSW इंफ्रा का मानना है कि अगर सिलेक्ट होता है तो वो भी रीबिडिंग करेंगे, तो पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो, जिसके चलते यहाँ पर भी करीब 8% की तेज़ी दिखी। और 5वें स्टॉक में एपिग्रिल की बात करते हैं, 7% की तेज़ी के साथ बंद होता हुआ नजर आया।
कुछ एक्सपेंशन प्लान्स आए जहां कंपनी ने कहा कि कंपनी ने 35,000 MTPA की कैपेसिटी कमीशन की है अपनी दहेज प्लांट में। तो एक्सपेंशन प्लान्स के चलते इस स्टॉक में भी 8% की तेजी आज दिखी। शुक्रिया करेंगे अशेषा आपका इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। अब बड़े इवेंट्स जिस पर हमें कल रखनी चाहिए नजर, ये जानते हैं मेरी सहयोगी तृप्ति उपाध्याय से। जी तृप्ति, बताएं आखिर कल के ट्रिगर्स क्या हैं? जी हाँ, तो कल के लिए देख लेते हैं कौन से क्यूज इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहले बात एजीएम की करते हैं, तो ऑटोमोटिव स्टैंपिंग्स और एपिग्रल लिमिटेड में कल एजीएम होगी जिस पर नजर रहेगी। सीडीएसएल की बात करें तो बोनस इशू जारी करने पर कल कंपनी विचार कर सकती है। बजाज कंज्यूमर केयर के बायबैक की कल रिकॉर्ड डेट है और एलाइड ब्लेंडर्स के आईपीओ की कल एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग होगी। बता दें कि करीबन 25 गुना तक ये आईपीओ भर चुका था। रेडियंट कैश में 20% शेयरों का लॉक इन पीरियड कल खत्म होगा और ऑयल इंडिया में एक के बदले 2 बोनस शेयर कल कंपनी जारी करेगी। शुक्रिया तृप्ति इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे। सरकार बजट में पावर सेक्टर के लिए नई स्कीम का ऐलान कर सकती है। इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ चुके हैं। प्रकाश, जरा बताएं आखिर पावर सेक्टर को लेकर क्या प्लान है सरकार के? देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि सरकार आगामी बजट में पावर सेक्टर के लिए एक नए स्कीम की घोषणा कर सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस स्कीम का नाम होगा जनमन और इसका मकसद ये है कि देश भर में ऐसे हाउस होल्ड्स हैं जो कि अभी तक जिनका कि इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के दायरे में वो नहीं आए हैं, उनको इलेक्ट्रीफाई किया जाएगा और इसी मकसद से इस स्कीम की घोषणा की जाएगी। ऊर्जा मंत्रालय ने ये प्रस्ताव तैयार किया है और वित्त मंत्रालय को भेजा है। सूत्र हमें बता रहे हैं करीब 5 लाख ऐसे घर हैं जिनकी पहचान की गई है जो कि अभी भी जिनका इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है, यानी कि उनको किस तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन का फ़ायदा मिले, उनके घरों में बिजली सप्लाई की जाए, उसके लिए नेटवर्क अभी भी उनको नेटवर्क से नहीं जोड़ा गया है, लिहाजा उसके लिए रणनीति तैयार की गई है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि सरकार इस स्कीम के तहत करीब 2,500 से 3,000 करोड़ रुपए के आसपास जो है वो उपलब्ध करा सकती है। आरईसी जो है इसके लिए बिगेस्ट बेनिफिशियरीज हो सकती है क्योंकि वो नोडल एजेंसी है। इसके अलावा खासकर इस स्कीम के तहत अगर आप देखें तो जो वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनको इसका बेनिफिट होगा क्योंकि ज़्यादा जो संख्या है वो इन्हीं की है जहां पर कि अभी तक इलेक्ट्रिफिकेशन का फ़ायदा नहीं पहुंचा है। साथ ही साथ अगर आप स्टेट्स देखें तो इसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश जैसे जो स्टेट्स हैं वो मुख्य रूप से शामिल हैं। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट प्रपोजल है, सूत्र हमें बता रहे हैं कि सरकार जो है डिस्कॉम्स को एडिशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस का फ़ायदा दे सकती है अगर वो अपना ओवरऑल AT&C लॉसेस घटाकर 15% से नीचे ले जाते हैं। जी शुक्रिया करेंगे प्रकाश आपका इस अहम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं मनोरंजन जगत की। साउथ की फिल्म कल्कि ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रखा है। 27 जून यानी गुरुवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म ने अब तक पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो 500 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर लिया है। वहीं अगर हम बात करें हिंदी वर्जन की यानी देसी वर्जन की, हिंदी वर्जन से अकेले कमाई 110 करोड़ के करीब है। देश भर में 8,500 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई इस फिल्म ने 4 दिनों में भारत की अगर हम बात करें जिसमें सभी भाषाएं तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा शामिल हैं, 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई सिर्फ 4 दिन में की है। 600 करोड़ के मेगा बजट में बनी कल्कि ने सबसे ज्यादा बिजनेस साउथ स्पेशली तेलुगु मार्केट से किया और यहां उसका मार्केट शेयर सबसे ज्यादा देखा गया। यहां ऑक्यूपेंसी रेट भी सबसे ज्यादा देखा जा रहा है और इस हिसाब से देखें तो जो कल्कि का पूरा इकोनॉमिक्स है वो बताता है कि वो अब टॉप 3 में आ चुकी है जबरदस्त ओपनिंग लेने के रिकॉर्ड में। जी हां, पहले दिन इसने 191 करोड़ कमाए थे। 223 करोड़ के साथ RRR पहले पायदान पे, बाहुबली दूसरे पायदान पे 217 करोड़ के साथ है। 159 करोड़ के साथ ये अब KGF 2 से जो है वो आगे निकल चुकी। KGF 2 159 करोड़ की ओपनिंग भारत में ले पाई थी। तो कल की लगातार बेहतर ट्रेंड्स उसके नजर आते हुए और ये माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में कमाई में और इजाफा होगा। इसकी वजह से PVR के शेयर में भी आज एक्शन देखा गया, 5% ये शेयर ऊपर नजर आया। चलिए इसी के साथ अब यहां पर इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।